नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के इस इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अनुराग जैन गढ़ावाल जी से, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? राजनीति में देखिए, मैं बहुत पहले से, चूंकि एक स्वतंत्रता संग्राम परिवार से था जी, और घर में एक राजनीति का माहौल था। तो 1978 में इंदिरा जी की जब बंद हुई जेल में, उस समय हमारे फादर भी जेल गए हुए थे जी। तो पहली बार मैंने झंडा लेके फादर को लेने जेल गए थे। तब से जो राजनीति का चस्का लगा जी, उसके बाद लगातार तब से लेकर आज तक राजनीति में सक्रिय हूँ और शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जी। तो क्या आपका सपना ही था कि आपको राजनीति में ही आना है या नहीं? ऐसा नहीं कह सकते, चूंकि राजनीतिक परिवार से था जी, तो घर में एक वातावरण हमेशा राजनीति का बना होता था जी जी। कभी फादर जब सक्रिय होते थे तो उनके छोटे छोटे काम किया करता था। फिर बाद में धीरे धीरे मैं कांग्रेस की ब्लॉक कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। फिर नगर कांग्रेस बॉडी में आया, मैं सचिव बना, महासचिव बना। फिर प्रदेश में पीसीसी डेलीगेट आया। फिर अभी वर्तमान में मैं महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ। तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भी विश्वास किया और मैं अपना जो भी दायित्व था, जो मुझे मिलता गया, वो मैं कांग्रेस पार्टी में सजगता पूर्वक करता रहा जी। सर, ये बताइए कि जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी, तो आपको अपने दायित्व निभाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। राजनीति में सरकार के साथ काम करने में तो एक जो आनंद आता है वो अलग विषय है, लेकिन विपक्ष में रह के काम करने का जो मजा आता है वो ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपकी एक गुडविल होती है। उस गुडविल के आधार पर विपक्ष में रहते हुए आदमी आपके पास आता है जी, और अपनी ताकत के साथ, अपने विजन के साथ उसका काम कराने के बाद जो मजा आता है जी, वो विपक्ष में रह के बहुत आता है। हाँ, तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर आपका एम ठीक हो, आपकी सोच ठीक हो, आपके काम करने का तरीका ठीक हो, तो कोई भी भ्रष्टाचारी हो या कोई भी हो, वो आपके सामने आ नहीं पाता, टिक नहीं पाता। और शुरू से हम लोग चूंकि एक ऐसे परिवार से जुड़े रहे कि समाज का भी हमें सहयोग मिला है और पार्टी का भी सहयोग मिला है, वो जनता के बीच सदैव रहते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम लोग कोई दूसरे माध्यम भी ढूंढ लेते हैं। डायरेक्ट अगर पार्टी से नहीं होता है तो कुछ एनजीओ के माध्यम से, कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करके भी जनता के बीच में बने रहते हैं जी। सर, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप पार्टी की क्या तैयारियां हैं इसे लेकर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूँ कि पिछले 2 सालों से कांग्रेस की जब सरकार बनी 2018 में, और उसके बाद जो सरकार के साथ गलत हुआ और हमारी सरकार गई, तब से ही कांग्रेस का एक एक वर्कर ये सोच बना के बैठा था कि हमें अगला विधानसभा चुनाव जीतना है। और उसमें मैं सोने में सुहागा की बात करूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने स्टेप पिछले 1 सालों के अंदर उठाए हैं, आज की डेट में हमारा ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई तालुका, ऐसा कोई बूथ नहीं जहां पर हमारे पदाधिकारी ना हो, ऐसा कोई भी हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे प्रभारी ना हो। हर विधानसभा क्षेत्र में पीसीसी के माध्यम से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। साथ ही साथ कमलनाथ जी ने अभी जो 5 योजनाएं घोषित की हैं, ये 5 योजनाएं ही भारतीय जनता पार्टी को 2023 में पंचतत्व में विलीन कर देंगे। वो 5 योजनाएं जो कमलनाथ जी ने दी हैं, मैं शायद आपकी जानकारी में हो। एक तो पहला नारी सम्मान योजना जो उन्होंने चलाई है कि प्रत्येक नारी को सरकार बनने के बाद 1500 रुपए प्रति माह उसको फंड मिलेगा जी। दूसरा, कमलनाथ जी ने जो योजना अपनी पिछली सरकार में भी कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, उन्होंने शुरुआती दिन से पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ किया था। इस बार भी उन्होंने इस बात को प्राथमिकता के साथ रखा हुआ है। पिछले बार उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री की थी। इस बार उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली तो फ्री है ही, 100 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट का भी हाफ लगेगा आपको, ये व्यवस्था दी हुई है जी। तीसरा, उन्होंने जो सबसे ज्यादा गृहिणियां परेशान है आज 1100-1200 रुपए की गैस टंकी लेकर, कमलनाथ जी ने उसको कहा है कि प्रत्येक गृहिणी को 500 रुपए में टंकी मिलेगी जी। ये 5 योजनाएं जो कांग्रेस ने दी हैं, इन 5 योजनाओं के माध्यम से, और तीसरा 5वीं योजना जो है जिसमें हमने भी हिमाचल का चुनाव लड़ा, हमने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, ओल्ड पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा तबका है आज आप देखते हैं कि बहुत सारे परिवार, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पेंशन के अभाव में दम तोड़ते हैं,
घर में अगर मान लो उनका अच्छा नहीं बनता तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए, तो ये कमलनाथ जी ने प्राथमिकता से ये 5 योजनाएं रखी हैं, जो इस समय हर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम सेक्टर के लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके उसके फॉर्म भरा रहे हैं। जी। तो ये सिर्फ चुनावी वादे तो नहीं है? नहीं, अगर आप कमलनाथ जी के नेचर को जानते हो, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को जो कहा वो किया, और कमलनाथ जी को आज से नहीं, जब से कमलनाथ जी ने राजनीति में पैर रखा है तब से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कमलनाथ जी ने जो कहा है वो किया नहीं है। कमलनाथ जी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। कमलनाथ जी ने 91,000 घोषणाएं नहीं की माननीय शिवराज जी जैसी। उन्होंने जो चीज कर सकते हैं उसी को टारगेट करके काम किया है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है प्रियंका गांधी जी जबलपुर आने वाली है जी, तो क्या इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने ये संकनात रखा है कि महाकौशल से कांग्रेस के चुनाव का संकनात होगा। 2018 में पहली बार जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने भी महाकौशल से संकनात किया था और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। अभी मैं आपके इंटरव्यू में आने के पहले कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, जिसमें माननीय विवेक तनखा जी के साथ बैठकर आज सारे लोगों ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में यही आगाज हुआ है कि राहुल गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के 2 विधायक से 4 हुए थे, 1 महापौर बना। अब आने वाले समय में हम 8 की 8 विधानसभा जीतेंगे और आने वाले 2023 की लोकसभा भी, 24 की लोकसभा भी जीतेंगे। जी बिल्कुल। सर, आप छात्र मित्र संस्था के फाउंडर हैं, तो ये संस्था क्या है और किस तरह कार्य करती है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। छात्र मित्र संस्था मेरे रगों में बसती है जी। वर्तमान में 2009 से हम 11 मित्रों ने इस संस्था को तैयार किया था। हम लोग देखते थे कि कभी कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती थी जिनको काम की आवश्यकता होती थी, वो कहीं भटकाव में रहती थी। एक छोटी से मान लो 7,000 रुपए की एक सिलाई मशीन उनको मिल जाए तो उनको एक आजीविका का साधन मिलता था। पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि अपने पास से इसको देने का कोशिश की, लेकिन चूंकि अर्थ का मामला आता है तो उतना फंड एकदम से इकट्ठा नहीं होता। तो हम लोग जो 11 मित्र थे हमारे साथ, उसमें नवनीत जी हैं, संतोष अग्रवाल जी, नितिन जी, ऐसे हमारे 11 मित्र थे, उन लोगों ने इसको शुरू किया। तो हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया तो कि इसको फंड कैसे आएगा, इसको संस्था को हम रन कैसे करेंगे। पहले हम लोगों ने उसका एक बायलाट बनाया, तो उसमें ये हुआ कि हमें महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति इसमें काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। तो हम लोगों ने भ्रमण किए, जो हमारे यहाँ छोटी छोटी बस्ती में स्कूलें थी, वहां पे जाके देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने एक टारगेट बनाया, तो हम लोगों ने 500 फैमिलियां डिसाइड की। हम लोग उन फैमिली में उनको एक कार्ड भेजते थे उनके बच्चों के जन्मदिन के जी, और उनको एक निवेदन करते थे कि आपके बच्चों के जन्मदिन में अगर आप 5,000 की पार्टी कर रहे हैं तो 500 रुपए हमारी संस्था को दें। इस तरीके से हमारे पास रेगुलर फंड आने लगा, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने, जैसे जिस बच्ची को मान लो फीस नहीं जमा कर पा रही तो उसकी हम लोग छात्रवृत्ति देने लगे, उसकी फीस जमा करने लगे। हम लोगों ने लगभग में हम लोगों ने क्षेत्र बनाया था उत्तर विधानसभा के अंतर्गत। आने वाली सरकारी स्कूलों में हम लोगों ने टारगेटेड करके नोट डाउन किया, फिर उनको हम लोगों ने देना चालू किया। अगर आप अभी कभी सर्वे करें तो उत्तर विधानसभा की जितनी सरकारी स्कूलें हैं उसमें छात्र मित्र संस्था ने फर्नीचर, एक हम लोगों ने 2 साल लगातार 2020, 21, 22 3 साल हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि टाट पट्टी मुक्त स्कूल्स करना है। तो हम लोगों ने लगभग 500 डेस्क बेंचों का सेट मध्य विधानसभा की स्कूलों में दिया। गर्मी में हम लोग बच्चों को पानी की बॉटल्स देते थे। स्कूल जब प्रारंभ होती थी तो हम लोगों ने रजिस्टर और बैग्स उनको बांटे हैं। बारिश में छतरी उन लोगों को बांटी है। इसके बाद हम लोगों ने भी, जब कोरोना काल आया तो मैं उन अपने सारे दानदाताओं को साधुवाद देना चाहता हूं कि लगभग 8 लाख रुपए का राशन छात्र मित्र संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जरूरतमंद तक पहुंचाया। और आज भी छात्र मित्र संस्था, जो लोग जानते हैं, छात्र मित्र संस्था ने कभी विज्ञापन नहीं किया, छात्र मित्र संस्था ने कभी पेपर में कोई चीज नहीं दी, लेकिन जो लोग जानते हैं वो बराबर आते हैं और उनको जहां तक कोशिश होती है वो पूरा करते हैं। यानी कि आपकी संस्था जो है वो पूरी निष्ठा के साथ समाज सेवा, जी, निष्ठा के साथ समाज सेवा। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या है मध्य प्रदेश को लेकर? मैंने अभी बताया ना, जो 5 योजनाएं हैं, इसके बाद समग्र मध्य प्रदेश का विकास। कमलनाथ जी का ये सोचना है कि मध्य प्रदेश जो एक मीठे पानी से लेकर, जिसमें उर्वरक भी है, जिसमें बहुत सारे संसाधन हैं, प्राकृतिक स्रोत भी बहुत सारे हैं, कमलनाथ जी का एक ब्लूप्रिंट तैयार है उसके लिए। ये जहां जहां जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, जो मेट्रोपोलिटन सिटियां हैं, उन सिटियों में मेट्रो चलाना है। जहां जहां जो सिटियां हैं जिनमें मान लो अंडरग्राउंड वायरिंग होना है, जहां पर अगर मान लो जैसे आज भेड़ाघाट है, एक प्राकृतिक स्थल है, अपने हमारे यहाँ माहेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ऐसी जो जहां जहां पे अगर मान लो प्राकृतिक है, कान्हा है, इनको डेवलप करना। और इन्वेस्टर्स का
जो माहौल यहाँ पे तैयार करना, ताकि बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर लग सकें, और कमलनाथ जी की गुडविल पर वो सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जरूरत है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, और कमलनाथ जी का वो चेहरा है जो उस बात को ट्रस्ट करता है। जी। आप उत्तर विधानसभा से आते हैं। जी। सुनने में आया है कि विनय सक्सेना जी के साथ कुछ मतभेद है, उस पर आप क्या कहना? नहीं, मेरा व्यक्तिगत पूछ रहे हैं आप मेरा, या किसी और का पूछ रहे हैं? आप बताएं। नहीं, ऐसा मतभेद की बात जहां तक है तो मतभेद तो देखिए राजनीति में होते रहते हैं। मतभेदों की कोई श्रृंखला, हाँ, मनभेद किसी प्रकार के नहीं होते हैं। क्योंकि मैं भी उत्तर मध्य विधानसभा से मैंने भी प्रयास किए और अभी भी प्रयासरत हूँ। राजनीति में कब क्या घट जाए इसके लिए कोई कह नहीं सकते, पर मतभेदता हो सकती है, मनभेद नहीं है। जी। यदि कांग्रेस की सरकार आती है और चूंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप जबलपुर को किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग मीटिंग में थे, माननीय विवेक तनखा जी ने भी बहुत सारी बातें कही। जबलपुर का अगर मैं चैम्बर से भी जुड़ा हुआ हूँ और अनेक चीजों, एक जबलपुर में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है, और हम लोगों की एक तैयारी होगी कि अगर सरकार जबलपुर में कांग्रेस की बनती है तो हम लोग जो हमारे विधायक होंगे, हम लोग जो प्रदेश पदाधिकारी होंगे, हमारे जो लोकल बॉडीज होगी, हम लोग सब लोग मिलकर जबलपुर की एक समग्र ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें चाहे फ्लाईओवर्स हो, उसमें चाहे बड़े उद्योग लगाने की बात हो। जबलपुर में जब जैसे गारमेंट का क्लस्टर बना, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। जबलपुर में जो यूनिवर्सिटी बनी, उस समय कांग्रेस की सरकारों की देन थी। जबलपुर में आज, जैसे मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि जबलपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बड़ा काम होना चाहिए। जबलपुर में आईएम्स होना चाहिए, जबलपुर में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीजें होना चाहिए। जबलपुर चूंकि सेंटर है पूरे देश का, जबलपुर में शिक्षा का भी बड़ा हब होना चाहिए। आज हमारे यहाँ के बच्चे कोटा जाके पढ़ते हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि हम जबलपुर में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे तैयार करें। कमलनाथ जी ने जैसे छिंदवाड़ा के अंदर आज वहां पे जो छोटी छोटी स्किल्स बनाई उन्होंने, कि लोगों को अगर आप रोजगार दिलाना है तो पहले उनको तैयार करना पड़ेगा, तो उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। हम लोगों की ये सोच होगी कि वो ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर के अंदर भी आए। हमारी सोच होगी कि जबलपुर की जो भी सरकारी स्कूलें हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में है, उन सबको गवर्नमेंट से फंड दिला के उनको मजबूती के साथ खड़ा करें और उनको तैयार करें, जिसमें कम पैसे में लोगों को शिक्षा मिल सके। जबलपुर के जो व्यस्ततम इलाके हैं, उन व्यस्ततम इलाकों में या तो हम अंडरग्राउंड बाईपास बनाएं जिसके माध्यम से यातायात सुगम हो। जबलपुर में जैसे अभी विजयनगर का उत्थान हुआ है, अभी तनखा जी ने कहा कि एक नया जबलपुर बनाने की जरूरत है, तो नया जबलपुर जब बनेगा तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनेगा, उसमें वो सारी चीजें समाहित होगी। जबलपुर के साथ एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जबलपुर में मीठा पानी है जी। नर्मदा का चूंकि प्रताप है, तो जबलपुर में मीठा पानी है। अगर जबलपुर टेक्सटाइल का हब बने, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, जबलपुर में पहले बुनकर हुआ करते थे और जबलपुर की साड़ी, जबलपुर का चादर पूरे देश के अंदर फेमस था। जबलपुरी साड़ी के नाम से दुकानें भी हैं, आज भी थोड़े थोड़े रिश्ते में बनती हैं। अगर इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और इसको हैंडलूम से पावरलूम की तरफ ले जाया जाए, बड़े बड़े अगर जेटलूम लगाए जाएं, तो इसमें एक ये संभावना रोजगार की बहुत बड़ी बनती है, और इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षित कारीगर हैं। आज आप अगर गोलपुर पूरे इलाके में जाएं, जो मोमडन्स कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, आज भी जो गवर्नमेंट का जो गारमेंट का काम हो रहा है, जिसमें कहने के लिए बहुत सारे जो वेस्ट समाज के लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो भी काम होता है उसका स्टिचिंग से लेके, कढ़ाई से लेके, बुनाई से लेके जो काम होता है वो सारे मुस्लिम कारीगर करते हैं। उनको अगर ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो एक बड़ी आबादी और एक बड़ा रोजगार का साधन जबलपुर के अंदर बन सकता है। नर्मदा का मीठा पानी होने के कारण जबलपुर के घर घर में, दूसरा बात, शेवरा में हमारे पास गैस का स्टॉक है, जबलपुर में डायरेक्ट गैस लाइन भी हो सकती है जी। ऐसे बहुत सारे कार्य जबलपुर के अंदर। आज जो फ्लाईओवर इतने सालों के बाद बन रहा, जो अभी तक नहीं बन पाया, ऐसे 10 फ्लाईओवर जबलपुर में बन जाना चाहिए थे। लेकिन जबलपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी बैठ के एक बार समग्र रूप से जबलपुर का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जी। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे महापौर जगत बहादुर जी जिस दिन से आए हैं, उनने जो जो प्रण किए थे वो कार्य वो पूरे करते जा रहे हैं। आज जबलपुर की ऐसी कोई गली, कोई मोहल्ला, ऐसी सड़क बाकी नहीं होगी जो बनी ना हो। उन्होंने अपने प्रयास से, विधायकों के मत से, आपस में बात करते करते इन सब चीजों को बनाने का प्रयास किया है, और एक जबलपुर को अच्छा, आज जबलपुर में स्वच्छता भी आपको दिख रही है। तो जब नए लोग आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे। आज जबलपुर में जेडीए बंद है, जेडीए का कोई अध्यक्ष नहीं है, जेडीए भंग है, जेडीए की बहुत सारी योजनाएं बंद पड़ी। ये सारी योजनाएं कमलनाथ जी की सरकार बनते से जेडीए भी चालू होगा, जेडीए में भी नियुक्तियां होंगी, और सारी जगह जहां जहां जो होगा वो होगा।
सर, हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि पिछली बार चुनाव में आप टिकट मिलने से काफी करीब थे, तो इस बार क्या संभावना है? बिल्कुल, आपने मेरी दुखती रग को छेड़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले बार चुनाव के बहुत नजदीक में पहुंच गया था जी। और लगभग मुझे शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन चूंकि राजनीति में भाग्य का बड़ा खेल होता है और भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिली और अब काम तो पार्टी में करना था और माहौल अच्छा था, हमारे यहाँ विधायक बने और प्रयास अब भी जारी है। कब क्या पिछले बार हमारे साथ हुआ, हो सकता है कई बार हो सकता है आदमी के साथ, कब क्या हो सके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में हम अपने नजरिए से देखते हैं और ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनका अपना नजरिया होता है। आज अगर कमलनाथ जी को लगता है कि भाई नहीं हमें सरकार बनानी है और उनको ऐसा लगता है कि कोई गणित ऐसा बैठ रहा है कि नहीं हमें किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना है या कुछ ऐसा है, तो वो उनकी सोच है। हम तो पार्टी के आदेश पर काम करने के लिए बैठे हैं, पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर टिकट मिलेगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारे प्रति जो भाव बनाया उसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। मुझे सी टाइम्स में बुलाकर जो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे अनुराग जैन गढ़ावाल जी, जिन्होंने काफी खुलकर हमसे बातचीत की है और इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।